नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के मैराथन की हमारी इस सीरीज़ में। ये थर्ड क्लास होगी। तो रुकिए, अगर दो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके या तो लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगी या तो प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी कमेंट में, वहाँ से देख लीजिएगा। तीसरी क्लास में जो भी बचे हुए टॉपिक हैं कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। अगर नहीं हो पाएगा तो एक चौथी क्लास भी बना देंगे। वैसे भी थोड़े थोड़े वीडियो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आते हैं, जो जैसा आप लोग का फीडबैक आता है। आज हम पार्लियामेंट से शुरू करते हैं, मतलब मैक्सिमम टॉपिक जिनसे सवाल आते हैं, जैसे संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मतलब जुडिशियरी हो गया, इंटर स्टेट रिलेशन हो गया, आपातकाल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। उनको क्विक रिवीजन टाइप का करने का प्रयास करेंगे। मतलब आप पढ़े भी हो तो एक बार फिर से आप गो थ्रू कर लेना, तो हो सकता है आपको वो याद भी हो जाए। अगर संसद की बात करें तो पहला सवाल तो यही आएगा कि भारत की संसद किससे किससे मिलके बनती है। और 50% लोग ये गलती करेंगे कि उनको लगता है कि भारत की संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि भारत की संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसीलिए तो जब कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता, क्योंकि वो संसद का एक भाग है। अब राज्य की पूछेगा तो यहाँ राज्यपाल लगा देना, यहाँ विधान परिषद लगा देना, यहाँ विधानसभा लगा देना। लोकसभा ऐसी सभा है, नाम ही समझ में आ रहा है, ऐसी सभा जो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, हम सीधे चुनते हैं जो हमारे सांसद। राज्यसभा वो सभा है जो राज्य चुनता है, मतलब राज्यों की विधानसभा चुनती है। और राष्ट्रपति तो आपको पता है, पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कुछ चीजें ना लॉजिक से भी समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राज्य की जनसंख्या बटे क्या करते हैं बताओ। तो कुछ चीजें आपको लॉजिक से समझना है कि भाई किसी भी, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हो तो ऊपर राज्य की जनसंख्या होती, नीचे टोटल जो राज्य के, उस राज्य के जो विधायक होते हैं वो होते हैं। तो हर राज्य, उसके उससे फिर वैल्यू आती है एक वोट की, कि भाई एक वोट का कितना वैल्यू होगा, राज्य के विधायकों के वोट की क्या वैल्यू होगी। तो क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, कई चीजें वो कॉन्सेप्चुअल है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वही डालता है जिनको जनता चुन के भेजती है। जैसे मान लो दो सदस्य हैं जो मनोनीत थे, उन वो वोट नहीं डाल सकते। 12 जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते। जो जनता चुन के भेजेगी वही वोटिंग कर सकेंगे। अब मान लो छत्तीसगढ़ में एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या बटे छत्तीसगढ़ के विधायक। अब राज्य की जो भी जनसंख्या बटे राज्य के विधायक हम कर देंगे, तो उससे छत्तीसगढ़ के एक विधायक के मत का मूल्य आएगा। अब यूपी में तो ये अलग होगा ना। तो अगर आपसे कोई कथन पूछे कि भाई दो राज्यों में विधायकों के जो मत का मूल्य होता है वो सेम होता है, सेम कहाँ आएगा? राज्य की जनसंख्या यूपी की कुछ और होगी, वहाँ टोटल विधायक कुछ और होंगे, तो वहाँ जो मत मूल्य है वो अलग होगा। और उसके बाद फिर उसको 1000 से भाग भी दे देते हैं। ये तो टेक्निकल चीज़ है, मतलब वो सब पढ़ते हैं अपन, वो आज पढ़ेंगे नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। और आजकल कथन वाले सवाल आ रहे हैं। अगर आया विधायकों के मत का मूल्य सांसदों के मत के मूल्य के बराबर होता है तो गलत होगा वो। लेकिन सभी सांसदों के मत का मूल्य बराबर होगा। अगर बोला कि छत्तीसगढ़ के सांसद के मत का मूल्य और यूपी के सांसद के मत का मूल्य बराबर होता है तो सही बात है, सांसदों के मत का मूल्य बराबर होगा, विधायकों के मत का मूल्य बराबर नहीं होगा। तो ये जब आप पढ़ते हैं, और मनोनीत विधायक वोट नहीं डालेंगे। फिर हम वो देखते हैं कि भाई लोकसभा है, कंपैरिजन करके देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है। जैसे लोकसभा में 25 साल होती है एज, किसी को चुनाव लड़ना है। राज्यसभा 30 साल होता है। और आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होना है तो उसके लिए 65 साल है। हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज 62 साल है।
तो सबको ना एक साथ ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसका क्या है किसका क्या नहीं है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक फिर राष्ट्रपति से ना आजकल फैक्चुअल सवाल भी आते हैं। जैसे चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, खुद सोचना। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपतियों का क्रम क्या है? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध हुए हैं? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चक्र की गणना हुई, जैसे वीवी गिरी थे? निर्विरोध जैसे नीलम संजीव रेड्डी थे। पहले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस टाइप के सवाल ना आते हैं। फिर वही मेन आप क्या करना कि क्रम याद कर लेना। क्रम याद करने के बाद क्रम को आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है। कभी कभी ना क्रम से जमाने को आ जाता है कि इसको क्रम से जमाओ उसको क्रम से जमाओ। अब बोलोगे भैया आप सीधा सीधा यार सवाल पूछ रहे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये पूछता है। और आपको पता रहना चाहिए। फिर सेम चीज उपराष्ट्रपति के साथ भी होगी। सेम क्रम पता रहना चाहिए। वो सवाल आते हैं पीएससी में इसी आते हैं, आप लोग ध्यान नहीं। फिर वही चीज, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो भी पहले है ना, और थोड़ा सा क्रम ध्यान रख लेना। ठीक। ये जो मत मूल्य वाला है ना फार्मूला ही देख रहा था, यही होता है भाई। अपन भी पढ़ पढ़ के बहुत हो गया ना, तो कभी कभी बहुत हो गया, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पहले इस टाइप से पढ़े कि याद करना है। तो कई चीजें बोलो फिर लगता है कि गलत तो नहीं बोल दिए। गलत बोल दिए तो फिर वो कोट हो जाता है ना यार कभी कभी, कि भैया बोले तो फिर किसी को याद हो गया तो फिर भैया की दिक्कत हो जाएगी। ये पहले हम लोग एक पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल देंगे, पहले ही मैं बता दूं, मत परेशान होना। एक दो बार और कमेंट कर देना तो और डाल देंगे। ना करे ना तो बढ़िया कमेंट कमेंट मारते रहा करो, सीधा टेलीग्राम में ही कर दिया करो, भैया अभी तक नहीं किया ऐसा करके धमका दिया करो तो कर देंगे। वो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा और अच्छा बना रहे हैं कि भाई कोई चीज़ गलत ना रहे, इसलिए टाइम है, ऐसा कोई धमकी का वेट नहीं कर रहे हैं आप लोग का। ये मेरे को ठीक लगा यार, ये आपको विजन गूगल में भी मिल जाएगा तो ये इससे भी पढ़ सकते हो। तो बोला यार इसी से पढ़ाते हैं, ये ज़्यादा मज़ा थोड़ा इन्फोग्राफिक्स टाइप का है ना। संसद तीन चीज़ों से मिलके बनती, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रपति अगर पूछा संसद का अभिन्न अंग है तो आपको हाँ बोलना है। हालांकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति को कोई सदस्य नहीं है, और दोनों सदनों द्वारा जो पारित कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के आज्ञा के बाद ही, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। सत्र को बुलाने का काम और सत्र का अवसान करने का, देखो एक होता है सत्र आहूत करना, मतलब जैसे तीन सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, वो बुलाना राष्ट्रपति का काम है। सत्र खत्म करने का काम, सत्रावसान, राष्ट्रपति का है, लेकिन बीच में स्थगन जो होता है ना वो अध्यक्ष का काम होता है। और फिर लोकसभा को विघटित करने का काम, कि भाई हो गया 5 साल, ये अब दिक्कत नहीं है तो वो होगा दोनों सदनों को संबोधित करेगा और अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 से। लोकसभा क्या है, इसको निम्न सदन बोलते हैं, कई नाम है, निम्न सदन बोलते हैं। आपको लग सकता है कि यार राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन है, ब्रिटेन से हम ये सिस्टम लिए हैं ना, तो ब्रिटेन में राजा महाराजा लोग राज्यसभा में बैठते थे तो अपने को उच्च बोलते थे, तो हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च हो गई, लोकसभा निम्न हो गया। लेकिन फर्स्ट चेम्बर है, समझ रहे, पहला कौन सा है, लोकसभा, तो फर्स्ट चेम्बर क्या है, प्रथम सदन क्या है, लोकसभा, द्वितीय राज्यसभा। पॉपुलर हाउस कौन है, लोकसभा, कम पॉपुलर राज्यसभा,
हाउस ऑफ द पीपल कौन है? लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट कौन है? राज्यसभा। तो इंग्लिश वाली बात है। तो ये हो गया, इनसे बनता है हमारा। अब संरचना देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। 530 होंगे राज्यों के प्रतिनिधि और 20 होंगे संघ राज्य क्षेत्रों के। दो टाइप का आपको भी पता है कि एक राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो सामान्यतः 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के होंगे। और ये आपको पता होगा कि भाई पहले ना दो एंग्लो इंडियन भी पढ़ते थे हमारे जमाने में, लेकिन ये जो संविधान संशोधन है 104वां 104, इसको कम लोग ध्यान देते हैं। इसमें बोला गया कि भाई अब एंग्लो इंडियन क्यों, जब अंग्रेज चल गए तो अंग्रेजों के लोगों को हम क्यों मनोनीत करेंगे, गिनती भर के हैं, उनको क्यों करेंगे भाई, हम अपने लोगों को कर लेंगे। तो उसको विस्तार नहीं किया गया, हर चीज को 10-10 साल बढ़ाते, एंग्लो इंडियन को नहीं बढ़ाए, बोले अब तुम हो गया, बहुत शासन किए अंग्रेजों, अब भारत छोड़ो। तो ये ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन पहले ये था कि लोकसभा में 2 जाएंगे और विधानसभा में 1 का था, खत्म कर दिए। राज्यसभा में कितने होंगे? अधिकतम 250 सदस्य होंगे। 238 होंगे जो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, मतलब राज्य चुनेगी। किस प्रणाली से चुनेगी? तो ये ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, विधानसभा का कोई मनोनीत सदस्य है ना तो वो नहीं चुन सकेगा, निर्वाचित सदस्य चुनेंगे। आनुपातिक होगा, तभी तो होता है ना कि मान लो 90 सदस्य 60 बीजेपी 30 कांग्रेस, तो 2 इनका 1 इनका, ऐसे अनुपात हो जाता है। और राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जैसी जनसंख्या उतनी सीट। ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सीनेट है, वहाँ 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2-2 आदमी, कितनी भी जनसंख्या हो कितनी कम भी हो। जैसे यूपी से भी 2 होते और गोवा से भी 2 होते, हमारे यहाँ यूपी से ज़्यादा है, यहाँ से कम है। यहीं पे मैं बोल दूं, यहाँ से सवाल आते हैं, क्रम याद रख लेना। लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा कौन है? पहला तो कोई भी याद कर लेगा यूपी, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है और कितनी है, ये याद रखना। कमेंट में बताना, नहीं बताओगे तो मैं फिर खुद बताऊंगा। और संघ राज्य क्षेत्रों में इस चुनाव के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल रहता है, और 9 संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। तो ये ध्यान रखना कि भाई हर केंद्र शासित के नहीं है, 3 जगह के हैं। कहाँ कहाँ के? जहाँ जहाँ विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये ध्यान रखना। और 12 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, समाज सेवा और कला साहित्य, यहाँ पे कामा है, विज्ञान और समाज सेवा। और जब राज्यों में मनोनीत करने की बारी आती विधान परिषद में, तो एक शब्द और सहकारिता जुड़ जाता है। अब अगला है लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली। और संविधान 2 प्रकार से प्रतिनिधित्व में एकरूपता कि राज्यों के बीच हो और उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच हो। मतलब ये होता है कि भाई ये मत हो कि यूपी में बहुत कम सीट मिल जाए, तो समझ रहे, जितनी जनसंख्या उतना रहे, कम से कम एक एक रूपता रहे। और राज्यों में भी प्रादेशिक निर्वाचन की, बिलासपुर लोकसभा सीट में 5 लाख मतदाता है और रायपुर में 1 लाख है, तो वैसा नहीं रहेगा, सभी लोकसभा सीट में बराबर होगा। 60 लाख से कम आबादी वाले राज्य पे लागू नहीं होता। फिर बोलेंगे यार तुम्हारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इनके लिए अलग प्रावधान है। ये कहा गया है कि यार हर जनगणना के बाद पुनः समायोजित किया जाएगा लोकसभा सीटों के आवंटन को और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को, क्योंकि जनसंख्या ऊपर नीचे होते रहती है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और हर 10 साल में इसको बढ़ाया जाता है। तो यही 104वें संविधान संशोधन से एससी का बढ़ाया गया, एसटी का बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर संविधान में लोकसभा के चुनावों के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट है, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। अवधि अगर देखें तो लोकसभा की अवधि क्या है? लोकसभा 5 साल के लिए होती है, राज्यसभा 6 साल के लिए होती है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा स्थायी है।
मतलब राज्यसभा में क्या होता है कि 6 साल के लिए है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटते हैं और 1/3 नए आ जाते हैं, तो ऐसे वो चलते रहती है। राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को विघटित कर सकता है और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि क्यों विघटित कर दिए, राज्यसभा तो विघटित ही नहीं करना है। आपात स्थिति में एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती, मान लो आपातकाल है तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जाती, और किसी भी स्थिति में आपातकाल समाप्त होने के उपरांत 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। तो मान लो आपातकाल है तो 1 साल के लिए बढ़ा दिए, लेकिन आपातकाल खत्म हो गया तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि सदस्यों की पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई, संसद द्वारा छोड़ दिया गया है, और 6 वर्ष है। ये इस टाइप के कथन आजकल आ सकते हैं कि संविधान में कहा गया है कि इनकी अवधि 6 साल होती है, ऐसा नहीं है। संविधान बोला भाई तुम कर लेना अपने हिसाब से, ये बोले यार 5 क्यों, 6 कर लेते हैं, तो 6 कर लिए। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राष्ट्रपति के सदस्यों की पदावधि में कटौती करने का अधिकार देता है। मतलब राष्ट्रपति कटौती कर सकता है कि भैया बहुत हो गया, कम करो। अब संसद में अर्हताएं क्या है सदस्यता के लिए? तो पहली है नागरिक होना चाहिए, तो आपको पता है नागरिक जरूरी है। उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी, ये शपथ जरूरी है। राज्यसभा के लिए 30 साल की आयु होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 साल की आयु होनी चाहिए, और संसद द्वारा जो निर्धारित की गई हो वो। ध्यान रखना, अगर बोला संविधान के अनुसार क्या योग्यताएं हैं, तो मेन नागरिकता का है, आयु का है और शपथ का है। और निर्हरताएं क्या है? कोई लाभ का पद अगर धारण करता है तो उसको हट जाएगा, अगर विकृत चित्त है तो हट जाएगा, दिवालिया है तो नहीं रह पाएगा, भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर लिया है, दूसरे देश के प्रति निष्ठावान है तो हट जाएगा, और किसी कानून के तहत हटाया गया तो हट जाएगा। तो ये योग्यताएं संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से योग्यताएं नहीं है। फिर एक कानून आया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके अंतर्गत फिर अलग अलग योग्यताएं हैं कि जैसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, समझ रहे, मतलब मतदाता हो उस राज्य का। राज्यसभा में चुने जाने के लिए किसी भी राज्य का मतदाता हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं असम का मतदाता हूं तो छत्तीसगढ़ में नहीं चुना जा सकता, ये अपनी सुविधा के लिए बना लेते थे। कोई भी व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मतलब भाई जब तक आप मान लो आरक्षित सीट है तो आपको उस मतलब कैटेगरी का सदस्य होना चाहिए। और निर्हरताएं वही है, चुनावी अपराध में दोषी पाया गया हो, किसी भी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो। लालू जी इसी में निपट गए थे ना कि 2 साल से ज्यादा सजा थी, तो फिर चुनावी खर्च का विवरण ना दिया हो, छुआछूत किया हो, सत्ती अपराध ये सब किया हो, ये तो आप समझ जाओगे। फिर दल बदल के तहत भी कुछ निर्हरताएं हैं। दल बदल अधिनियम के लिए जो अनुसूची है वो है 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। दल बदल के आधार पे कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये योग्य है या नहीं है, तो वो अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष, और न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। अब किस व्यक्ति को आप हटा दोगे, मतलब समझ लो किसकी सदस्यता हटाई जा सकती है? यदि वो स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिससे वो चुना गया था। मान लो कोई व्यक्ति ए पार्टी के टिकट से चुना गया और वो बोला कि अब मैं ए पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ, तो उसको फिर हटा दिया जाएगा सदस्यता से, क्योंकि भैया जिसके अब जनता तो तुमको ए पार्टी से वोट दी, अब तुम छोड़ दिए तो फिर तो तुम गए। दूसरा, यदि वो अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, अनुपस्थित रहता है, पार्टी विप जारी की कि तुमको इस पक्ष में मतदान देना, और वो नहीं करता है तो भी हटा दिया गया। यदि निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये भी देखो मजेदार चीज है ना, कि जनता तुमको निर्दलीय चुनी, तुम जाके पार्टी में शामिल हो गए, तो भी तुम्हारी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसीलिए जो भी निर्दलीय है ना, नहीं शामिल होते 5 साल। यदि कोई नामित अथवा नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद शामिल होता है, ये थोड़ा सा और टेक्निकल चीज है। निर्दलीय हो तो शामिल हुए तो खत्म तुम्हारा,
अगर नॉमिनेटेड हो तो शुरू के 6 महीने कर लो भाई, जिसके जो नॉमिनेट किया उसको ज्वाइन कर लो जिस पार्टी को। 6 महीने बाद तुम पलटी मार के कहीं और शामिल हो जाओगे तो तुम फिर तुम्हारी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। सीधी सी बात है, अपनी पार्टी अगर किसी पार्टी से चुने हो तो छोड़ रहे तो गए, निर्दलीय आए हो किसी पार्टी में ज्वाइन हो गए तो गए, नॉमिनेट हुए हो तो 6 महीने बाद अगर किसी की सदस्यता ले रहे तो गए। यही दल बदल अधिनियम है। फिर स्थानों का रिक्त होना, कैसे रिक्त होंगे? तो इसमें मेन ये है कि सदन के दोनों सदनों में अगर चुन लिया गया है, जैसे मोदी जी हैं और कई लोग हैं, वो दोनों में दो जगह से लड़े और दोनों जगह जीत गए, तो दोनों जगह तो उनको 10 दिन के भीतर बताना होगा कि किस सदन में रहना है। मतलब समझ लो जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं, कई स्थिति हो सकती है ना। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों में है और आपको बताना है कि भाई मैं किस में रहना है, नहीं बताए तो राज्यसभा से आपकी रिक्ति हो जाएगी, मतलब लोकसभा में आप ओके हो जाओगे। यदि किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया गया तो पहले वाले सदन से रद्द हो जाएगा। मान लो आप पहले लोकसभा में थे, अब आप राज्यसभा में चुन लिए गए हो, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, पहले जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, जैसे लोकसभा से 2 जगह से लड़े, जैसे मोदी जी यहाँ बनारस से भी लड़े गुजरात से भी लड़े और दोनों से जीत गए, तो उनको ना बताना पड़ेगा कि भाई ये सीट मैं छोड़ रहा हूँ, इससे लड़ूंगा, इससे रहूंगा। और अगर वो नहीं बताए तो दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। ये है, ऐसा नहीं कि एक मिल जाएगी दोनों खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अब मान लो कोई विधायक है और सांसद बन गया, तो 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट रिक्त करना पड़ेगा। जैसे अपने बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वो पहले विधायक थे, सांसद का चुनाव लड़े जीत गए, तो उनको क्या है 14 दिन के अंदर विधायकी छोड़नी पड़ी, नहीं तो संसद की सदस्यता खत्म हो जाती उनकी। ये दोहरी सदस्यता वाली बात है। समझ रहे हैं? मतलब अगर दोनों में एक साथ हो गए तो, अगर सूचना नहीं दी है तो राज्यसभा खत्म, पहले से किसी दूसरे में गए तो पहला वाला खत्म, दो एक ही सदन के दोनों में गए तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों खत्म। विधानसभा और लोकसभा वाली बात है तो सूचना दे दो, नहीं तो विधानसभा की सीट खत्म। और दल बदल के आधार पे छोड़ा जा सकता है, त्याग तो दे ही सकते हो भैया पत्र लिख के अपने अध्यक्ष को। अगर 60 दिन तक कोई अब्सेंट रहता है, समझ रहे हैं, बिना बताए, तो फिर भी छोड़ा दिया जा सकता है। और इसके अलावा न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित किया, सदन निष्कासित कर दिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल चुन लिए गए हो तो भी उनको, वो तो हट ही जाएंगे भाई पद से। अब शपथ क्या है? तो शपथ क्या होती है? सांसदों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति या जिसको वो नियुक्त किए, और जब तक शपथ नहीं होगी तब तक उनको कोई अधिकार नहीं रहेंगे। शपथ किसकी लेते हैं? भारत की संप्रभुता अखंडता की, संविधान के प्रति निष्ठा की, कर्तव्यों को अच्छे से निभाने की। फिर वेतन भत्ते की बात आ जाती है, संसद निर्धारित करती है, इसीलिए अपना वेतन बढ़ाते रहते हैं जनरली ना। और संविधान में ना केवल वेतन की बात है, पेंशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन पेंशन भी ले लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पे भारित है। भारित मतलब होता है इस पे आप वोट नहीं डाल सकते कि कम नहीं कर सकते। तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्यसभा सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं। अब अगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तिथि निर्धारित करता है और वो अपना पद तब रिक्त करेंगे या तो सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, या तो पद त्याग पत्र कर देंगे, या तो लोकसभा के जो सभी तत्कालीन सदस्य हैं बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको उनके पद से हटा देंगे। तो 14 दिन की सूचना देके मतलब कार्यवाही करेंगे। और मान लो उन्हीं को हटाने का संकल्प है या कि भाई हमको अध्यक्ष को हटाना है, तो वो फिर खुद अध्यक्षता नहीं करेंगे लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
लेकिन जब अध्यक्षता नहीं करेंगे तो जनरली क्या होता है, इनके पास पावर होता है कि वोट अगर बराबर हुआ तो निर्णायक मत देते, तो इस स्थिति में निर्णायक मत नहीं देंगे। और एक चीज और है, जैसे मान लो लोकसभा विघटित हो गई, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग नहीं करेंगे। जब नई लोकसभा आएगी तब तक वो रहेंगे। मतलब समझ लो, ये लिखा है कि लोकसभा के विघटित होने पर अध्यक्ष पद रिक्त नहीं करेंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बने रहेंगे। तो जब उनका पहला अधिवेशन रहेगा तब तक बने रहेंगे। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और इनका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। प्रमुख होते हैं, प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, एक कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी, नियम और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। मर्यादा बना के रखते हैं, निर्णय लेते हैं, सब चीजें हैं उनकी। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर मतलब होता है कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये जनरली जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको चुना जाता है। और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। वो पहली जो बैठक होगी लोकसभा की उसकी अध्यक्षता करेंगे, सभी को शपथ दिलाएंगे और उनमें से फिर अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, फिर अध्यक्ष बन जाएगा तो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो वरिष्ठ आदमी का ये काम रहता है। फिर पीठासीन अधिकारी बनाते हैं कि भाई मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने पर ही सभापति के पद से हटाया जा सकता है, ऐसे आप हटा नहीं सकते। और अगली चीज वही है कि अब उपराष्ट्रपति हैं तो सदन के सदस्य नहीं होंगे, नॉर्मल मतदान नहीं करेंगे, जब बराबरी हो जाएगी तो कास्टिंग वोट देंगे। भाई अध्यक्ष हैं तो कर ही सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बाद कुछ स्पेशल पावर है, जैसे धन विधेयक क्या है ये लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। संसद का जो संयुक्त सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, वो राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। तो ये कुछ स्पेशल पावर है। फिर इनका अलग अलग सचिवालय। फिर विपक्ष के नेता होते हैं। इसमें ये लिखा है कि 1/10 सीट हो यार, तब फिर बनाया जाएगा। लेकिन संविधान में नहीं है, संसदीय कानून में इसका वर्णन है। एक ये फैक्ट आता है कि 69 में पहली बार मान्यता मिली कि कोई नेता होगा विपक्ष का, और 77 में वैधानिक मान्यता दी गई विपक्ष के नेता को। विप मतलब होता है, ये ना संविधान में भी उल्लेख नहीं है, नियम में भी नहीं है, ये परंपराओं पे आधारित है। तो विप मतलब होता है जो, समझ लो, एक नेता की नियुक्ति करते हैं जो निर्देश देता है कि भाई पार्टी को इस में वोट देना है, इस दिन सबको आना है, और उसकी अगर आप बात नहीं मानोगे तो फिर आपको हटाया जा सकता है। फिर सदन के नेता होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। फिर संसद के सत्र अलग अलग हैं, जैसे एक होता है संसद का सत्र आहूत करना। आहूत करना राष्ट्रपति बोलता है कि भाई आ जाओ सब लोग। 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन। और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा स्थगन होता है। स्थगन मतलब कि झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं तो कुछ घंटे के लिए वो कर दें। तो 2 टाइप का होता है, एक अनिश्चित काल के लिए होता है कि भाई हम अभी नहीं बता सकते कब फिर से होगा। फिर सत्रावसान होता है, मतलब उस सत्र को खत्म करना, तो राष्ट्रपति करेगा। विघटन मतलब होता है कि संसद ही खत्म कर देना, लोकसभा का विघटन होता है। तो पूछ सकता है आपसे कि विघटन राज्यसभा का भी होता है, तो लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का नहीं होता। विघटन मतलब खत्म हो गए। फिर है कोरम। क्या होगा कोरम? मतलब कि इतने लोग रहेंगे तभी कार्यवाही होगी संसद की, और कोरम नहीं होता तो फिर स्थगित हो जाएगा। ठीक, तो कोरम होगा 1/10। भाषा है हिंदी और अंग्रेजी भाषा। मतदान होगा। और लेमडक सत्र पूछ सकता है कभी, तो जो नई लोकसभा के गठन से पहले और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। तो जनरली लेमडक उसको बोलते हैं, जो इस बार वाले ऐसे सदस्य जो अगले बार नहीं जीत पाए उनको लेमडक बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम लेमडक सत्र कर दिए। फिर विधेयक वाला एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि कौन से विधेयक लैप्स हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे।
तो पहले हम कौन से होंगे वही समझ लेते हैं। अब ऐसा समझो कि दो सदन है, एक सदन है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और एक है व्यक्ति राष्ट्रपति। ऐसे विधेयक जो लोकसभा में ही है वो तो खत्म हो जाएंगे, लोकसभा गई तो विधेयक खत्म हो गए। तो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक इसके विघटन पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक। अब लोकसभा में कोई भी लंबित है, मान लो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो भी खत्म हो जाएगा, राज्यसभा यहाँ भेजी तो भी खत्म हो जाएगा। मतलब लोकसभा में हो तो भाई हम फूटेंगे सनम, तुमको भी ले फूटेंगे, ले डूबेंगे। और दूसरा, यहाँ से कोई चीज पारित हो गई है लेकिन यहाँ पहुंची है और यहाँ पे है तो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भाई ये करने वाले ही खत्म हो गए तो वो भी खत्म हो गया। ऐसा समझो, जो लोकसभा में है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ से जो यहाँ आया है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ से जो वहां गया वो खत्म हो जाएगा। अब लोकसभा से जो भी जुड़ा है वो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा वो जो केवल राज्यसभा में ही रहेगा। वो बोलेगा भाई हमारी क्या गलती, हम तो अभी यहीं हैं, लोकसभा गया ही नहीं है, तो बचे रहेगा। और दूसरी स्थिति है कि वो फिर या तो राष्ट्रपति तक पहुंच गया है, कि एक दो तीन स्थिति हो सकती है ना। एक हो सकती है कि भाई दोनों में असहमति हो गई और राष्ट्रपति बोला संयुक्त बैठक करना है, तो वो खत्म नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा में गए ही नहीं है, वो खत्म नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित है, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, वो खत्म नहीं होगा। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया, वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसा समझो कि खत्म क्या नहीं होगा, जो राज्यसभा में है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ दोनों से ओके होके राष्ट्रपति तक पहुंच गया तो खत्म नहीं होगा। यही है तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पहुंच गया तो नहीं होगा। इतना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कितना भी घुमा घुमा के पूछे आप समझ जाओगे। अनुच्छेद कभी कभी पूछता है, अनुच्छेद 79 है संसद का गठन, 80 है राज्यसभा के बारे में, 81 है लोकसभा के बारे में, 82 है जनगणना के बाद जो समायोजन होता है, आयोग आयोग बनता है, उसके बारे में। बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं है। 102 निर्भरताएं हैं, 3 निर्भरता से संबंधित है, ये अलग अलग है, इतना कितना याद रखोगे। संविधान संशोधन महत्वपूर्ण क्या है? एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कहा गया कि 71 की जनगणना के अनुसार एक तक लोकसभा सीट और विधानसभा को निश्चित किया गया। इसमें बात ये आई कि यार जनगणना के हिसाब से सदस्य होंगे, साउथ वाले बेचारे पूरी जनगणना कंट्रोल कर लिए, नॉर्थ वाले बढ़े चले बढ़े चलो बढ़े चलो। यूपी की जनगणना, बिहार की जनसंख्या खूब बढ़ रही, वो बेचारे कंट्रोल किए। अब अगर आप जनसंख्या के हिसाब से करोगे तो साउथ की सीट कम हो जाएगी, नॉर्थ की इतनी बढ़ जाएगी कि फिर समझ लो डबल हो जाएगी। इसीलिए संशोधन आया। साउथ वाले गुस्सा है, बोले हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और तुम हमारी मतलब ये तो फिर नुकसान है ना। इसीलिए फिर ये बोला गया कि भाई 71 की जो जनगणना थी उसी के आधार पे किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से 61वां संविधान संशोधन जरूरी है 88 का, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई। फिर 84वां में क्या बोला गया कि 71 की जनगणना के आधार पर 26 तक आवंटन पर रोक लगा दी गई। ये एक में इसलिए हुआ कि भाई एक तक था ना ये, तो एक में फिर करना पड़ा। इसको ऐसे याद कर सकते हो, 42 गुणित 2 कितना होता है? 84। तो 84वें में अगला हुआ। 87वें में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार एक की जनगणना होगी, ना कि 91 की जनगणना, ये 87वें में की। और 104 में SC ST के लिए आरक्षण में वृद्धि कर दी, एंग्लो इंडियन को हटा दिए। तो ये समझ लो अलग अलग जो संविधान संशोधन है वो हुए। ये तो पहला, सोच रहा था जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, और डिटेल होते जा रहा है क्या? चलो ठीक है यार, डिटेल में ही पढ़ लो। फिर ये संसद का एक दिन है, शुरू में प्रश्नकाल होता है, तारांकित सवाल होते हैं, अतारांकित सवाल होते हैं, तारांकित मौखिक होते हैं, अतारांकित लिखित होते हैं। 12 मतलब 00 होता है ना घड़ी में, इसको शून्य काल बोलते हैं, भारत की खोज है ये। फिर भोजन वोजन करते हैं, इधर फिर विधायी कार्य करते हैं, राज्यसभा 5 बजे तक, लोकसभा 6 बजे तक। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रश्नकाल मतलब होता है प्रश्न पूछना। तारांकित मतलब मौखिक प्रश्न,
मौखिक उत्तर। जब मौखिक पूछोगे तो पूरक पूछ सकते हो, पूरक मतलब दोबारा पूछना। वैसे समझो तारांकित, तारा लोग जो हैं ऊपर चमक रहे हैं वो लिखना पढ़ना जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो मौखिक मतलब तारांकित। ठीक है, उसका मौखिक उत्तर ही दोगे। पूरक मतलब जैसे मैं पूछा कि मंत्री जी यहाँ ये क्यों हो रहा है, वो बोले इसलिए हो रहा है। अब मैं फिर से पूछूंगा ये किस लिए हो रहा है, तो वो पूरक है। लेकिन जहाँ अतारांकित है, मैं कुछ लिख के पूछा, अब वो लिख के जवाब दे दिए, तो मैं पूरक कैसे पूछूंगा भाई, वो तो लिखित मिला ना। तो तारांकित अतारांकित, फिर अल्प सूचना वाले। शून्यकाल मतलब होता है 62 से नवाचार है, उल्लेख नहीं है, अनौपचारिक है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो महत्व के मुद्दे हैं उसको उठाया जाता है, अध्यक्ष तय करता है कि उठाना है कि नहीं उठाना, फिर अलग अलग प्रस्ताव है। कितना याद रखोगे? कटौती मतलब होता है किसी चीज में कटौती करना, मतलब पैसा ऐसा है तो एक साधारण होता है। कंगारू मतलब होता है कि महत्वपूर्ण खंडों पर की जाती है। गिलोटिन मतलब होता है कि जैसे वो गिलोटिन ना मारने वाला होता था फ्रांस में। ऐसा होता है कि विधेयक पे चर्चा हो रही अब 10 दिन में करना है, 9 दिन इन लोग खूब आराम से कर रहे हैं, 10वें दिन खत्म करना और बहुत सारी चीजें बची हैं तो सबको एक साथ पास कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं गुलेटिन। जब किसी विधेयक या संकल्प के इसी भाग पे चर्चा नहीं हो पाती और मतदान से पहले उस चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, गिलोटिन है। विशेषाधिकार मतलब अगर मंत्री संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ। ध्यानाकर्षण मतलब किसी चीज पे ध्यान आकर्षण करना है। स्थगन मतलब होता है कि कोई महत्व का मुद्दा है तो सदस्य लोग बोलते हैं भाई स्थगित करो काम, इस पे चर्चा करो, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव आता है। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में ये नहीं होता, लोकसभा में बस होता है। ठीक। फिर अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है ये है कि भाई विश्वास होगा तभी तो सरकार रहेगी। 75 में है कि जो लोकसभा है, अनुच्छेद 75 में, जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अगर लोकसभा को विश्वास ही नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए, उसके बाद वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी उसके साथ है तो फिर सरकार गिर जाती है। तो ये अविश्वास है। इसी का उल्टा विश्वास है कि बहुत माहौल बन रहा है तो विश्वास प्रस्ताव ला के दिखाते हैं कि हमको सरकार में विश्वास है। दोनों लोकसभा में ही आएगा। धन्यवाद मतलब होता है कि सरकार की नीतियों का धन्यवाद करना, विलंबनकारी। एक होता है निंदा, एक होता है अविश्वास। निंदा मतलब निंदा करना, तो निंदा मतलब किसी मंत्री का, मंत्री परिषद का, या किसी एक मंत्री की निंदा करना। तो निंदा करना मतलब ये थोड़ी भाई बुराई, तो कोई भी चुगली तो भारत के घर घर में होती है, गांव गांव में होती, पान ठेलों में होती, तो उससे सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ आएगा और अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ये दोनों में अंतर है। सरकार भी चाहती है यार निंदा इंदा कर लो, अविश्वास मत लाओ। फिर एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी। तो ये मतलब ये चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि अगर मान लो सरकार ए पार्टी की है और उस पार्टी का कोई सदस्य विधेयक लाता है तो वो सरकारी नहीं कहलाएगा। सरकारी मतलब अगर कोई मंत्री विधेयक लाता है तो वो सरकारी कहलाएगा। और मंत्री के अलावा कोई भी आदमी लाता है, मान लो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही कोई सांसद प्रस्ताव लाता है जो मंत्री नहीं है, तो वो गैर सरकारी कहलाएगा। ये ध्यान रखना। मंत्री के अलावा और कोई भी लाएगा तो गैर सरकारी कहलाएगा। विधेयक 4 होते हैं। साधारण मतलब सामान्य, धन विधेयक मतलब कर के लिए, व्यय के लिए, ये सब। वित्त मतलब वित्तीय मामलों का। और संविधान संशोधन मतलब संविधान को बदलने के लिए लाए गए विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होता है, सबसे पहले तो सामान्य उसको पाठ आठ करते हैं, चर्चा वर्चा होती है, और फिर अलग अलग होता है, या तो पारित हो जाता है या तो नहीं होता। उसके बाद राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, या तो पुनर्विचार के लिए कर देता है या मना कर देता है। और वही होता है, मान लो दोनों सदनों में कोई मतभेद है तो फिर संयुक्त बैठक होती है, तो सामान्य विधेयक सामान्य टाइप का रहता है। धन विधेयक का अनुच्छेद याद रखना है, कई बार पूछता है, 110। धन विधेयक के लिए वही है, कर लगाने के लिए, उधार के लिए, विनियोग के लिए, संचित निधि पे व्यय के लिए, ये सब चीजें धन विधेयक की। धन विधेयक की मेन चीज ये है कि ये केवल लोकसभा में आता है और राज्यसभा इसको केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। उसके बाद वो अपने आप पारित हो जाता है, तू हाँ कर या ना कर, तू पारित होगा वाली बात है।
तो राज्यसभा की इसमें कोई इज्जत नहीं है, बेइज्जती ही है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक दो टाइप का होता है, एक 117(1) का है और 117(3) का है। तो जो वित्त विधेयक 1 है, तो इसमें 110 वाले धन विधेयक के साथ कोई और मामला है तो वित्त विधेयक टाइप 1 होता है। राज्यसभा अस्वीकार या संशोधित कर सकती है, संयुक्त बैठक होती है, राष्ट्रपति सहमति देता है, रोक सकता है। धन विधेयक को रोक भी नहीं सकता, वो हो जाता है अपने आप। ठीक। देखो ये क्या है कि ये ना केवल लोकसभा में होता है पेश, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है वित्त विधेयक टाइप 1। वित्त विधेयक टाइप 2 जो है, इसमें ना तो राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, और कोई भी उसको संशोधित कर सकता है। तो वित्त विधेयक 2 तो सामान्य विधेयक टाइप का ही है। संयुक्त बैठक कब होगी? संयुक्त बैठक होगी जब दोनों के बीच कोई दिक्कत आ जाएगी, तो संयुक्त बैठक होगी। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। किस पे होगी? तो साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयक। देखो चार चीज है, तो नई किस पे होती? एक धन विधेयक पे नहीं होती, राष्ट्रपति को हाँ बोलना पड़ता है, और एक संविधान संशोधन पे भी नहीं होती। इन दो पे संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक में सीधा सा है भाई, राज्यसभा 14 दिन में ओके करो, नहीं तो पारित हो जाएगा। संविधान संशोधन में अगर राज्यसभा रोक दी तो फिर वो पारित नहीं होगा। संविधान सभा में 2/3, संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत चाहिए, और दोनों सदन में चाहिए। इसीलिए राज्यसभा में अगर आपका बहुमत नहीं है तो आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि संयुक्त बैठक नहीं होती। और मान लो राष्ट्रपति नोटिफाई कर दिया है कि भाई संयुक्त बैठक होना है, फिर लोकसभा भले भंग होगी तो भी वो बैठक होगी। गणपूर्ति होगी 1/10, लोकसभा के नियम चलेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और बहुमत वही टोटल सदस्यों का बहुमत लगेगा। क्यों होती है? मतलब पहला तो है कि ये एक सदन भेजा, सदन एक, दूसरा 6 महीने तक रख लिया तो होगा, मतलब दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है। दूसरा है कि दूसरा बोला नहीं मानते हम, तुम्हारा विधेयक ही खराब है, तो भी संयुक्त बैठक होगी। और दूसरा है कि ऐसी चीज वो कुछ संशोधन ले आए जिसको कोई मान ही नहीं सकता। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं लोकसभा उपाध्यक्ष, वो नहीं है राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं। और वो भी नहीं है तो फिर जो बैठे रहेंगे वही डिसाइड कर लेंगे, भैया हम ही कर लेते हैं यार, हम ही डिसाइड कर लेते हैं, तुम नहीं दे पा रहे तो। फिर बजट का अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 112। वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। ये अगर पूछा कि बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है तो सही बात है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। 2017 से पहले 1921 में एक समिति बनी, एकवर्थ समिति। इस समिति ने बोला कि रेल बजट अलग होना चाहिए, तो 2017 तक रेल बजट अलग था। 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ हो गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश लगेगी अनुमान के लिए, भारित व्यय होता है, नान भारित व्यय होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, वित्त मंत्री करते हैं। ठीक। फिर चर्चा होती है, फिर विभागीय समिति जांच करती है, फिर अनुदान मांग होती है, कटौती होती है, सब प्रोसेस है उसका। विनियोग विधेयक होता है, फिर अनुदान होते हैं अलग अलग। ये 3 निधियां हैं। एक है भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266 में। फिर लोक लेखा निधि, ये भी 66 में। मतलब भारत सरकार का जो भी राजस्व है ना, वो संचित निधि पे रहता है। निधि जिसमें आय की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है, भुगतानों को निकाला जाता है, सारा धन संचित में। लोक
लेखा मतलब ये जो बचत अचत करते हैं ना अपन, वो लोक लेखा में रहता है। जैसे भविष्य जमा निधि, बचत बैंक, जमा राशि, वो इसमें रहता है। और 267 में आकस्मिक निधि है। ये कोई आकस्मिक खर्चा आ गया, मान लो कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उसके लिए ये है। और इसको देखरेख की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की। ये 3 प्रकार के पैसे होते हैं, 3 प्रकार की निधियां होती हैं। तो ये भी हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। राज्यसभा क्या है? आराम से रहने वाला संघीय सदन, हमेशा बने रहने वाला, कभी भंग नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां कहाँ कहाँ है? लोकसभा बराबर राज्यसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचन बराबर है, दोनों महाभियोग में बराबर है। संसदीय विशेषाधिकार बराबर है। उच्चतम न्यायालय और यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार दोनों कर सकती हैं, दोनों को बराबर अधिकार है। हाई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, संसद करेगी। 352-56 में आपातकाल को मंजूरी, दोनों बराबर है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद से हटाना करीब करीब बराबर है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा शुरुआत करती है। मतलब समझ रहे, उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष है, तो राज्यसभा से शुरू होगा, राज्यसभा का विशेष बहुमत लगेगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा का साधारण बहुमत लगेगा। ये ध्यान रखना। इसके अलावा बजट में कैग का प्रतिवेदन, एससी एसटी के अधिकारियों की नियुक्ति, सब बराबर है। लोकसभा बड़ी किसमें है? एक तो हम देखें, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना? पहली चीज वही है। फिर वित्त विधेयक टाइप 1 जो है वो भी केवल लोकसभा में हो सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, नियम भी लोकसभा वाले चलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए प्रस्ताव लोकसभा में भी आया जा सकता है। अभी आपातकाल पढ़ेंगे, तो आपातकाल को अगर हटाना है तो जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। फिर धन विधेयक को संशोधित अस्वीकार नहीं कर सकती, 14 दिन के अंदर ओके करना पड़ता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। बजट पे चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। अविश्वास प्रस्ताव ही लोकसभा ही करेगी। पिछली क्लास में शायद देखे भी थे, राज्यसभा कैसे ज्यादा है लोकसभा से। इसमें 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है, एक अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। 249 ये बोलता है कि किसी भी राज्य सूची के विषय को राज्यसभा ही ऐसी है जो 2/3 बहुमत से केंद्र सूची का बना सकती 1 साल के लिए। और दूसरा 312 में है कि राज्यसभा किसी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती, नई अखिल भारतीय सेवाओं का। अभी 3 है, आईएएस है, आईपीएस है और फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस है, तो चौथी बना सकती। यही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती संसद, मतलब उसको केंद्र कानून बना सकती है अगर ये संकल्प लाया 2/3 बहुमत से 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और 312 में है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और आपात की उद्घोषणा है, मान लो लोकसभा विघटित हो गई है तो राज्यसभा ही उसको ओके करेगी, तभी वो प्रभावी रहेगी। तो राज्यसभा का ये भी पावर है। फिर विशेषाधिकार है, स्वतंत्रता रहती है, बाकी चीजें रहती हैं। सामूहिक विशेषाधिकार हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार ये है कि संसद के सत्र के दौरान 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एंड सिविल गिरफ्तारी के लिए कि जमीन जायदाद वाले मामले में आपराधिक में कर सकते हैं। संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मेन विशेषाधिकार का एक तो अनुच्छेद 105 है, और इसके अलावा फिर परंपराएं हैं। मतलब इसके लिए कानून बनाना चाहिए कायदे से कि तुम बता दो यार ये विशेषाधिकार है। ये बनाते ही नहीं है, बोलते हैं भाई जैसा ब्रिटेन में मिल रहा है वैसा हमको मिलने दो। तो ब्रिटेन में इतने विशेषाधिकार हैं कि यहाँ भी ठीक ठाक विशेषाधिकार है। फिर अवमानना करे तो फिर उसका भी अधिकार है, उनकी अगर बेइज्जती करते हो। अब तो संसद की अलग अलग भूमिका है। ये संसद हो गया। फिर क्या पढ़े, स्टेट भी यहीं पे खत्म कर देते हैं, तो पहन लिया जाए।
लाइव नहीं है ना तो पूछ लेता है यार मजा आ रहा है कि नहीं, ना तो फिर बंद करता, मैच देखता मैं भी। आप लोग मत देखना, हमको छूट है मैच देखने की, आपको नहीं है। स्कोर देख सकता हूँ। ऐसे आपको ये भी पता चल जाएगा किस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रायपुर में मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड 111 बना दिया। अच्छा बनाया है, मज़ा आएगा। देखने गए उनको भी मज़ा आएगा। भारत वाले भी तो मारेंगे, नहीं मारेंगे तो हारेंगे। तो अनुच्छेद 168 से 212 है। सर्दी हो गई ना तो बोलो ज़्यादा तो। 168 में है राज्य में विधानमंडलों का गठन। 169 है विधान परिषद, फिर विधानसभा। पूरे कितना याद करोगे यार अनुच्छेद, कुछ याद कर लेना। जैसे 123 है सेंटर में आपातकाल, तो इसी को 213 कर दोगे ना तो ये, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं। 123 है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, इसी को 213 कर दोगे तो राज्यपाल का अध्यादेश आ जाएगा। 124 है सुप्रीम कोर्ट, इसी को 214 कर दोगे तो हाई कोर्ट हो जाएगा। जैसे कुछ अनुच्छेद याद कर लेना, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। राज्य विधानमंडल भी राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद से बनेगा। मैक्सिमम एक सदनी है, दो सदनी कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। ये दो सदनी है। ये राज्यों का नाम ध्यान रखना। और मंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा पेश किया गया था कि द्विसदनी होना चाहिए, और बाद में फिर इसका विस्तार किया गया था 35 में। 69 में विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है, कुल सदस्यता का बहुमत, उपस्थित और देने वालों का 2/3 बहुमत। तो जैसे विधान परिषद अगर छत्तीसगढ़ में बनाना है समझ लो, तो हमारी जो विधानसभा है वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाएगी। फिर ये जाएगा लोकसभा में, भारत की संसद में, संसद भी उसको अगर पारित कर दी तो फिर ये ओके हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में विधान परिषद बन जाएगी। विधानसभा के लिए लिखा है कि यार न्यूनतम 60 हो, अधिकतम 500, लेकिन बहुत छोटे छोटे राज्य हैं तो वहाँ तो 60 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ अपवाद हैं जो आपके सामने है, तो इनको याद रखना, इनकी सीट कभी भी पूछ सकता है। ठीक, अरुणाचल, सिक्किम, गोवा 30-30 है, मिजोरम 40 है, नागालैंड 46 है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम 40 है और मैक्सिमम है 1/3 ऑफ विधानसभा। कहीं कहीं तो लागू ही नहीं होता। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर बनाओगे तो न्यूनतम 40 है, मैक्सिमम है 1/3 ऑफ विधानसभा मतलब 30। तो कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्या करते। तो ऐसा लिखा है तो ध्यान रखना। फिर है विधान परिषद, ये ध्यान रखना कि भाई कहाँ कहाँ से आते हैं विधान परिषद में। तो 1/3 आते हैं पंचायती राज वालों से। ठीक, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड, जो भी स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगरीय निकाय, उनसे आते हैं। 1/3 चुनते हैं विधायक। फिर 1/12 चुनते हैं ग्रेजुएट। 3 वर्ष से जो राज्य में रह रहे हैं वो स्नातक करेंगे। और 1/12 करते हैं 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे लोग। हमारे जैसे लोग जो पढ़ाने वाले हैं, और वो कम से कम माध्यमिक स्कूल से ऊपर के स्तर के होने चाहिए, मतलब प्राइमरी वाले नहीं करेंगे। और 1/6 मनोनीत करता है राज्यपाल। टोटल मिलाओगे तो एक आ जाएगा। 1/3 जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनसे, 1/3 विधायक, 1/12 ग्रेजुएट स्टूडेंट, 1/12 टीचर, और 1/6 राज्यपाल।
राज्यपाल मनोनीत पहले विधानसभा में भी करता था, अपन देखे थे ना, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया कि एंग्लो इंडियन नहीं करेगा, तो विधानसभा में अब नहीं है, विधान परिषद में है। कार्यकाल विधानसभा का 5 साल है, लेकिन राज्यपाल भंग कर सकता है, आपातकाल के दौरान 1 साल बढ़ाया जा सकता है, और ये निरंतर है, और 6 साल का ही रहेगा। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाएंगे। फिर विधानमंडल के लिए योग्यताएं क्या है? तो संविधान के हिसाब से पहला नागरिक होना चाहिए, शपथ लेना चाहिए, आयु 25 साल होना चाहिए। मेन संविधान में यही लिखा है कि पहला नागरिक हो, शपथ ले, और विधानसभा के लिए आयु 25 हो, विधान परिषद के लिए 30 हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 के तहत क्या है? इस संबंधित राज्य के विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रहना चाहिए, और अगर राज्यपाल किसी को नॉमिनेट कर रहा है तो राज्य का निवासी होना चाहिए, बाहरी को नहीं नॉमिनेट करना है। और अगर SC ST के सीट लड़ रहा है तो उस कैटेगरी का होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है। फिर कैसे हटा सकते हैं? तो अगर लाभ के पद पे है, दिवालिया है, पागल है, ये सब है। और दल बदल में तो अपन देख ही लिए कि अगर निर्दलीय चुन के आया है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, हट जाएगा। किसी पार्टी का है, छोड़ दिया तो हट जाएगा। नॉमिनेट है, 6 महीने बाद कोई ज्वाइन किया तो हट जाएगा। हटाने वाला कौन रहेगा? तो अध्यक्ष जो रहेगा। दोहरी सदस्यता, दोनों की सदस्यता नहीं रह सकती, और दोनों में रहेगा तो एक की छोड़ना पड़ेगा। त्याग पत्र दे सकता है, 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो हट जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष सदस्य ही चुनाव करेंगे, कार्यकाल रहेगा, और सदस्यता हट जाएगी तो खत्म हो जाएगा। बहुमत से संकल्प पारित करके भी उसको हटाया जा सकता है, 14 दिन की सूचना देके। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष कब बनेगा? यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, या अध्यक्ष कहीं अनुपस्थित है, घूमने घामने गया है। विधान परिषद में वो भी सभापति भी सदस्यों के बीच से ही होगा, सेम ही चीज है। इसका कार्यकाल विधानसभा का 5 साल है। राज्यसभा राज्यपाल उससे पहले भी विघटित कर सकता है, अगर आपातकाल लगा है तो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकता है संसद के द्वारा। और अगर आपातकाल खत्म हो गया, मतलब आपातकाल लगा है, मान लो आपातकाल लगा है तो 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लो 26 जनवरी को आपातकाल खत्म हो गया, तो आप इससे 6 महीने के अंदर फिर आपको चुनाव करना पड़ेगा। 26 जनवरी से क्या हो जाएगा, 26 जुलाई से पहले चुनाव करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और विधान परिषद तो राज्यसभा टाइप ही है, 6 साल का है, और विघटित होते रहते हैं। मैक्सिमम संसद टाइप है, जिसमें अंतर है वो देख लेते हैं। जैसे धन विधेयक है, तो यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु सदन को वापस नहीं लौटा सकता। तो धन विधेयक अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, पुनर्विचार नहीं करेगा, ना तो संयुक्त बैठक होगी। लेकिन धन विधेयक जब विधानसभा में होगा तो राज्यपाल क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार तो ये भी नहीं लौटा सकता। लेकिन इसके पास एक और तुरुप का है कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। समझ रहे हैं? धन विधेयक में पुनर्विचार का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसी की पहले पूर्व सहमति से वो आया है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति हाँ बोल सकता है, मना कर सकता है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। तो पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस नहीं लौटा सकता, ये ध्यान रखना। धन विधेयक में वही है कि या तो हाँ बोलो या ना बोलो भाई, सीधी सीधी बात है। संसद में अगर सामान्य विधेयक है तो पहला सदन दूसरे में जाएगा, वो स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, या 6 महीने तक रोक सकता है, इसके बाद संयुक्त बैठक होगी। लेकिन राज्य में क्या है कि विधान परिषद विधानसभा द्वारा जो विधेयक है उसको या तो
अस्वीकार कर सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, संशोधन अस्वीकार हो 3 माह तक, पारित अगर नहीं करती है तब 3 महीने का मेन टाइम रहता है। तो विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जब प्राप्त करता है तो विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार कर सकती है, या 3 महीने तक उसको रोक के रख सकती है। फिर क्या होता है, इसमें संयुक्त तो बैठक नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि, यहाँ पे समझो ये थोड़ा सा क्योंकि अलग है ना, जैसे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, यहाँ से कोई विधेयक गया, सीधी सी चीज है, हाँ बोलेगा ना बोलेगा या रोकेगा, तो 3 महीने रोक सकता है मैक्सिमम। कुछ भी बोला, फिर ये विधेयक यहाँ आएगा विधानसभा के पास, विधानसभा चाहे तो इसको फिर से भेजेगा, विधान परिषद फिर या तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा या रोकेगा, तो कुछ भी करे, अब यह मैक्सिमम ये 1 महीने के लिए और रोक सकता है, उसके बाद विधानसभा चाहे तो उसको पारित कर सकती है। जब मेन विधानसभा के पास पावर है, ये 4 महीने डिले कर सकता है, एक बार 3 महीना, एक बार 1 महीने। तो विधान परिषद के पास थोड़ा सा कम पावर है तुलना में। तो विधान परिषद विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती, 3 महीने पहली बार में, 1 महीने दूसरी बार में। राज्यपाल क्या है, विधानसभा जब पारित होता है तो राज्यपाल के पास होता है, राज्यपाल 4 विकल्प होते हैं उसके पास, पहला हाँ बोल दे, दूसरा ना बोल दे, तीसरा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक को तो नहीं भेज सकता, और चौथा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और अगर ऐसा कोई विधेयक जो हाई कोर्ट की शक्ति को कम करता है तो वो तो आपको विचार के लिए भेजना ही पड़ेगा। अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति धन विधेयक में तो या तो स्वीकृति देगा या स्वीकृति रोकेगा, तो ही काम कर सकता है, लेकिन बाकी विधेयक में या तो स्वीकृति देगा या रोकेगा, या पुनर्विचार के लिए वो भी भेज सकता है। और विधानसभा को 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करना होगा, और यदि किसी संशोधन या उसके बिना पुनः विधेयक करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति फिर भी बाध्य नहीं है, मतलब राष्ट्रपति यहाँ भेजा वापस पुनर्विचार के लिए, ये 6 महीने उसको देखेगा, कर सकता है, और उसके बाद या तो मान जाएगा या तो कुछ और भेजेगा। तो जो भी भेजेगा दोबारा, जैसे जनरली संसद में क्या होता है, राज्य केंद्र में, कि दोबारा जब पुनर्विचार के बाद भेजा जाता है तो उसको राष्ट्रपति मान जाता है, लेकिन राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। 194 में विशेषाधिकार है विधानमंडल का, जैसे उधर 105 में वैसा है। और क्या पढ़ ले, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इमरजेंसी पढ़ लेते हैं। आपातकाल है भाग 18 में, भाग 18 कैसे लिखेंगे भाई, XVIII, ऐसे ही 18 लिख देते हैं ना, एक तो 18 में है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, इधर बता दूं क्या, ये पढ़ाने में मेरे को ज़्यादा मजा आता है, लेकिन ज़्यादा मत बता दूं, लगता है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राज्यीय आपातकाल, 360 है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय मतलब देश में अगर कोई आपातकाल, देश में कोई स्थिति, राज्य मतलब इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और यह है वित्तीय, वित्तीय स्थिति खराब हो गई। तो 352 जो है ये 3 बार लग चुका है, पहले तो 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ तो लगाना पड़ा, ठीक, ये चल ही रहा था, फिर 71 वाले युद्ध में लगाना पड़ा, फिर 75 में इंदिरा गांधी लगा दी। तो पहले इसके ना 3 आधार थे, एक था युद्ध, अगर युद्ध है तो आप देश में आपातकाल लगाओगे, दूसरा था बाह्य आक्रमण,
बाह्य आक्रमण मतलब कि अगर बाहर से आक्रमण हो गया तो आपातकाल लगाओगे। और तीसरा था आंतरिक अशांति, में लिखा था कि अगर देश में अशांति हो गई तो आपातकाल लगाएंगे। इंदिरा गांधी ना 75 में उनका चुनाव उनाव वाला दिक्कत हुआ तो ना आपातकाल लगा दी अपने काम के लिए, और बोली कि देश में ना आंतरिक अशांति इसलिए मैं आपातकाल लगा रही हूँ। तो फिर 77 में फिर से चुनाव होता है, जनता पार्टी की सरकार जीतती, इंदिरा गांधी हारती हैं। तो सबसे पहले ना इसी को ठीक करते हैं, वो 352 वाले को। जो जो दिक्कतें थी उसको सोचते हैं अब ठीक किया जाए। पहली दिक्कत तो इसी शब्द में थी, उनको लगा भाई फिर लगा देंगे लोग, तो बोले आंतरिक अशांति की जगह हम शब्द लिखेंगे सशस्त्र विद्रोह। ये 44वां संविधान संशोधन करते हैं और लिखते हैं सशस्त्र विद्रोह। मतलब देश में अगर सशस्त्र, ऐसा नहीं विद्रोह वो वाला नहीं कि बिना हथियार वाला नहीं, अगर हथियार के साथ विद्रोह होगा तो आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा इसी में हुआ था कि इंदिरा गांधी कैबिनेट कैबिनेट से नहीं पूछी, खुद लगा दी। तो इसमें लिखा गया कि भाई कैबिनेट की जो कैबिनेट की ना लिखित सिफारिश चाहिए, जो मंत्री परिषद है उसको लिखित में दे, ऐसा नहीं कि मौखिक में बोल दिए कि वो लगाना चाहता है आप लगा दिए। लिखित जब सिफारिश रहेगी कैबिनेट की तो आप आपातकाल लगा सकते हो। ये कुछ चीजें 44वें संविधान संशोधन में आई। चलो इसी से पढ़ते हैं डायरेक्ट यार। स्रोत कहाँ से है, तो एक तो अंग्रेज भारत शासन अधिनियम लाए उससे बना, दूसरा जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे आया। राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा बोलते हैं, 3 बार लगा है। अक्टूबर 62 में चीनी आक्रमण हुआ तो जनवरी 68 तक ये चला, क्योंकि 65 में फिर पाकिस्तानी युद्ध हो गया तो कंटिन्यू कर दिए थे, 62 से 68 तक चला। दिसंबर 71 को भारत पाक युद्ध चले, मार्च 77 तक जारी रहा। मतलब ये जो राष्ट्रीय था ना ये लंबा चला, मतलब ये दोनों एक साथ खत्म हुए। अगर कथन आएगा ना कि दूसरा आपातकाल और तीसरा आपातकाल एक साथ खत्म हुआ तो सही बात है। और तीसरा इंदिरा गांधी जून 75 में लगाई, आंतरिक राजनीतिक संकट के आधार पे। 77 के बाद आज तक आपातकाल नहीं लगा है। आधार देखिए, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, अब सशस्त्र विद्रोह है। पहले आंतरिक अशांति था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उद्घोषणा कौन करेगा, लगाएगा राष्ट्रपति। और लगा सकता है या तो पूरे देश में होगा, पाकिस्तान का हमला हुआ तो जहां पाकिस्तान का हमला हुआ वहीं लगेगा। तो आप या तो पूरे देश में लगा सकते हो या किसी भाग में लगा सकते हो। अब क्या क्या हो गया भाई, आपातकाल जल्दी जल्दी ना लगे तो पहला है लिखित सिफारिश हो मंत्रिमंडल की, 44वें संविधान संशोधन से लिखित सिफारिश पे ही लगेगा। दूसरा, इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए। तो 1 माह के अंदर विशेष बहुमत, पहले साधारण था उसको बोल दिया गया कि विशेष बहुमत चाहिए तभी आपातकाल लग जाएगा। तो पहले ना ये 1 महीने की जगह 2 माह था, तो इसको एक कर दिए, मतलब जल्दी करो। और आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित करेगी। मान लो लोकसभा है ही नहीं, भंग है उस समय, तो जब लोकसभा बैठेगी तो 30 दिन के अंदर इसको अनुमोदित करेगी, और तब तक राज्यसभा को करना पड़ेगा। अवधि क्या है, 6 महीने तक जारी रहता है, और 6 महीने बाद में संसद के अनुमोदन से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अनिश्चित काल तक आप बढ़ा सकते हो। समाप्ति कौन करेगा, एक तो राष्ट्रपति कर सकता है, कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो। और लोकसभा भी कर सकती है, लोकसभा अस्वीकार करने का प्रस्ताव कर सकती है। लोकसभा के 1/10 सदस्य संसद में, मतलब सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष को करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई हमको बैठक आयोजित करो, और साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं कि अब आपातकाल खत्म करो। लोकसभा वाले खुद भी कर सकते हैं, वो भी साधारण बहुमत से। अब राष्ट्रपति, मतलब
आपातकाल लगेगा तो संबंध क्या होगा? कार्यपालिका में वही है कि केंद्र, अब आपातकाल मतलब समझो कि केंद्र के पास बहुत पावर आ गया, केंद्र निर्देश दे सकता है कि भाई ये करो वो मत करो। विधायी में क्या है कि संसद ना राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। विपन समझे थे ना कि सूची अलग अलग होती है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बना सकती है। राज्य भी बना सकता है लेकिन संसद बना सकता है। और मेन ये है कि संसद मान लो कानून बनाया, तो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद ये कानून भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलेंगे। और वित्तीय मामले में है वो जो वितरण होता है केंद्र राज्य के बीच राजस्व का हस्तांतरण, उसमें कुछ कुछ कर सकती है, चेंज कर सकती है। कार्यकाल ये है, मान लो आपातकाल ज़्यादा लंबा चल गया तो संसद ना 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकती है लोकसभा का कार्यकाल, और अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। विधायिका का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के बाद, मतलब आपातकाल ऐसा समझो कि मान लो आपातकाल लगा है, उदाहरण से ही समझ लो भाई, जैसे मान लो 1 जनवरी 2020 को आपातकाल लगा। अब हमारी संसद 1 जनवरी 2024 को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आपातकाल चल ही रहा है, तो इसको 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, 1 जनवरी 25 तक फिर बढ़ा सकती है। आपातकाल चल ही रहा है तो 1 जनवरी 26 तक बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी 26 को आपातकाल खत्म हो गया, तो अब 1 साल नहीं बढ़ा सकते, अब आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब जुलाई जून तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा, 1 जुलाई के आगे नहीं बढ़ा सकते। ये एक बात है मेन। फिर आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार क्या होते हैं? तो अनुच्छेद 358 बोलता है कि अगर आपातकाल लगा तो अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये केवल बाह्य आपातकाल में होगा। बाह्य आपातकाल मतलब समझ रहे हैं, जो युद्ध है और आक्रमण हुआ तो होगा। अनुच्छेद 359 बोलता है कि कुछ मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि अल्प अवधि के लिए आदेश से निलंबित किया जा सकता है। 19 अपने आप खत्म होगा। कुछ को राष्ट्रपति कर सकता है कि ये खत्म होगा वो खत्म होगा, लेकिन 20 और 21 खत्म नहीं होगा। ये भी लिखा है कि भाई 20-21 राष्ट्रपति खत्म नहीं कर सकता। फिर इसके लिए 38वां संशोधन आया कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होना चाहिए। 44वें में ये खुद बोल दिया कि न्यायिक समीक्षा होगी। मिनर्वा मिल्स में भी हुआ कि आपातकाल को आप चुनौती दे सकते हो, गलत तरीके से कोई नहीं लगा सकता। फिर राज्य आपातकाल है। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। मतलब जनरली राज्य में अगर शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो राज्य में आपातकाल लगाते हैं। सबसे पहले पंजाब सरकार को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया, पेप्सू वाला मामला बोलते हैं। तो यहाँ आपातकाल लगा दिया गया। जैसे वो 3 बार लगा है तो ये 120 से ज़्यादा बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। 356 बोलता है कि राज्य के राज्यपाल अन्य रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही, तो वो आपातकाल लगा सकता है। मतलब समझो राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है, अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार ये संविधान के हिसाब से ये राज्य नहीं चल रहा है, तो वहाँ आपातकाल लगा देगा। और एक अनुच्छेद 365 है, उसमें भी आधार लिखा है। उसमें है कि कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने में या उसको लागू करने में अगर विफल रहता है तो भी वहाँ आपातकाल लगा दिया जाएगा। इसीलिए जैसे कोई राज्य कितनी भी बुराई करे केंद्र की कि भाई केंद्र ऐसा करता है, लेकिन केंद्र जो बोलता है वो करना पड़ता है उनको, क्योंकि अगर नहीं किए तो आपातकाल लग जाएगा। घोषणा राष्ट्रपति करेंगे आपातकाल की। अब वही मैं बोला कि बाकी पहले सब में था कि 2 माह के अंदर पारित होना है, तो राष्ट्रीय का तो 1 माह कर दिए और विशेष बहुमत कर दिए, क्योंकि राष्ट्रीय का
मिसयूज कर रहे थे ना, लेकिन बाकी का 2 माह ही है। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों को 2 माह के अंदर संसद स्वीकृति देगा और इनका साधारण बहुमत होगा, विशेष बहुमत नहीं होगा, साधारण बहुमत होगा। तो यही जानने लायक बात है, ये मेन ना यही अंतर करना पड़ता है, यही चीज वो पकड़ते हैं। 2 महीने के भीतर होगा। लोकसभा विघटित है, और जनरली अगर लोकसभा नहीं है तो जब लोकसभा आएगी तो पहले 30 दिन, मतलब पहले 1 महीने में उसको पारित करना पड़ेगा, तब तक राज्यसभा करके रखेगी। इसमें एक चीज और है कि 6 महीने तक जारी रहता है, और 6 6 महीने में इसको अनुमोदन करना रहेगा, और मैक्सिमम 3 साल के लिए लागू रहता है। इसमें ये लिखा है कि, ये भी कभी कभी पूछता है कि मैं 1 साल तो रहेगा, 1 साल तक आप लगा सकते हो, 1 साल के बाद तभी लगा सकते हो जब उस हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल हो। ये 44वें संविधान संशोधन में किए, मतलब इनका उद्देश्य ये था ना, ये जितने आए थे नेता जनता पार्टी, वो आपातकाल में जेल में थे, बहुत दुख सहे। पहला काम वो यही किए कि आपातकाल लगाने की प्रक्रिया ठीक करें। तो बोले कि 1 साल से ज़्यादा तभी कर सकते जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, पहली स्थिति, और चुनाव आयोग बोल दे कि भाई हम यहाँ चुनाव नहीं करा सकते। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगता है, तो पहले तो 2 माह में साधारण बहुमत से उसका ओके होगा, 6 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए, 1 साल हो गया। तो फिर अगर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा और चुनाव आयोग बोल दे कि भाई हम चुनाव नहीं करा सकते, तो भी मैक्सिमम 2 साल और बढ़ा सकते हो, फिर तो करानी पड़ेगा। मतलब 1 साल ही है, 2 साल ही है, तो मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन के लिए 3 साल का प्रावधान है कि भाई 3 साल तक आप वो कर सकते हो। और राष्ट्रपति उद्घोषणा करके रद्द कर सकता है, संसदीय अनुमोदन की जरूरत ही नहीं इसको। राज्य आपातकाल में क्या होगा, राज्य सरकार के कार्य और शक्तियों को राज्यपाल या अन्य कार्यवाहक प्राधिकारी के माध्यम से अपने हाथ में ले लेगा। तो मैं, राष्ट्रपति है वो अपने हाथ में ले लेगा, राष्ट्रपति शासन इसीलिए तो बोलते हैं। अब वो मैक्सिमम टाइम राज्यपाल की सहायता से करेगा, राज्यपाल वहीं का आदमी है तो उसको बोल देगा। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद करेगा, क्योंकि राज्य के विधानमंडल को जनरली उसका फिर पावर नहीं रहता। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, हाथ में ले सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। विधानमंडल को भंग कर सकता है, निलंबित कर सकता है। 357 में राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान कर सकती है। तब विधायी का मतलब कानून भी बना, ऐसा समझो कि सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हो जाएगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। फिर कुछ सुझाव आए, जैसे सरकारी आयोग बना 1987 में, वो बोला कि 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और कम से कम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मन किया, दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है, दूसरी पार्टी की, तो कर दिए। दूसरा, राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही इसको करना चाहिए, और जब तक संसद की उद्घोषणा की पुष्टि नहीं हो तब तक विधानसभा का विघटन नहीं करना चाहिए। जनरली क्या करते हैं कि आपातकाल लगा दिया आप राज्य में, जैसे छत्तीसगढ़ में लगाए। अब आपातकाल तो तभी ओके होगा जब संसद ओके करेगी ना उसको। आपातकाल लगाते ही आप विधानसभा विघटित कर दिए और संसद में वो ओके ही नहीं हुआ, तो विधानसभा तो गई ना, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, उसी को बोले। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग बोला कि पहले तो चेतावनी दो, फिर राज्य से जो प्राप्त स्पष्टीकरण है उस पर विचार करो, संसद जब तक पुष्टि न करे तब तक भंग मत करो, मीडिया में भी रखो कि राज्यपाल क्या रिपोर्ट किया है, मतलब एक चेक एंड बैलेंस हो कि भाई अपने मन से कोई कुछ ना करे। पुंछी आयोग स्थानीयकृत आपातकाल लगाने का सुझाव दिया, फिर बोला कि 3 महीने से ज़्यादा मत लगाओ। और बम्बई केस आया था जिसमें अलग अलग चीज़ें बोले थे, वो मानना चाहिए बोले। फिर न्यायिक समीक्षा या 56 में तो कुछ केस हैं, जैसे के आबू बनाम भारत संघ, इसमें कोई सुनवाई नहीं की। फिर राजस्थान राज्य आया, उसमें थोड़ा बहुत हुआ, और मेन मुंबई वाद में आया। मुंबई बोला कि भाई
मुंबईवाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। आप आपातकाल लगा लो, आपको छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगाना है लगा लो, लेकिन हम ये देखेंगे कि दुर्भावना से तो नहीं लगाए, गलत तरीके से तो नहीं लगाए, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। वो बोले पूर्ण शक्ति नहीं है और संसद द्वारा अनुमोदित होने से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं करना है। और बोले कि पंथ निरपेक्षता बुनियादी विशेषता है, उल्लंघन करना उपयुक्त आधार है। मान लो कोई राज्य है जो धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है तो आपातकाल लगा सकते हो आप। इसी में बोले कि धर्म निरपेक्षता बुनियादी ढांचा की विशेषता है। फिर रामेश्वर प्रसाद में बोले दल बदल जैसी बुराई से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता ऐसा करके बोले। फिर वही है, जनरली आपातकाल कब लगता है? मान लो छत्तीसगढ़ में ही 90 सीट है, एक पार्टी को 35 सीट मिली, दूसरी पार्टी को 33 सीट मिली, तीसरी पार्टी को कुछ 25 मिली, और तीनों मिलके सरकार नहीं बनाना चाहते, तो आपातकाल लग जाएगा। मतलब बहुमत अगर नहीं हुआ, संवैधानिकता का उल्लंघन कर रहे हैं, राज्य ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, तो आपातकाल लगेगा, और गलत तरीके से है तो नहीं लगेगा। देखो ये ध्यान से देखना अंतर क्या है। पहला आधार का है कि भाई ये कब लगेगा? राष्ट्रीय युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा। राज्य का कब लगेगा? जब संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से शासन नहीं चलेगा। प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रीय में राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां बनी रहती, मतलब राज्य रहेगा। युद्ध चल रहा है, आप राज्य के मुख्यमंत्री को थोड़ी हटा दोगे। बस ये है कि शक्ति केंद्र निर्देश दे सकता है प्रशासन को, विधानमंडल को। राज्य में अगर लग गया तो निलंबित हो जाएंगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निलंबित हो जाएंगी, विधायिका भी या तो निलंबित होगी या भंग हो जाएगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के माध्यम से या संसद कानून पारित करके करेगी। फिर कानून क्या होगा? संसद के पास शक्तियां रहेंगी, संसद किसी अन्य निकाय प्राधिकरण को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकते हैं, राज्यपाल को ही दे देते हैं। फिर राष्ट्रीय आपातकाल का जो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 6 महीने में अनुमोदन करना, अनंत काल तक चला सकते हो आप, लेकिन इसके लिए 3 साल मैक्सिमम है। शुरू में 1 साल, फिर वो 2 कंडीशन है अगर तो फिर 2 साल और। परिवर्तन होगा, और केंद्र राज्य संबंध, अगर छत्तीसगढ़ में आपातकाल है तो छत्तीसगढ़ को ही दिक्कत होगी, सब में तो कुछ रहेगा नहीं। ये विशेष बहुमत से होगा और 1 माह में होगा, ये सामान्य बहुमत से होगा और 2 माह में होगा। बीच का जो डिफरेंस है ना वो पूछ सकता है। इसमें मूल अधिकार हटेंगे, उसमें मूल अधिकार में कोई वो नहीं होगा। लोकसभा इसको वापस ले सकती है, इसमें ऐसा नहीं है वो वापस लेने वाला, राष्ट्रपति खुद से ले सकता है। वित्तीय आपातकाल नाम से पता चल रहा है कि वित्तीय स्थिति खराब है तो आपातकाल होता है। भारत में आज तक नहीं लगा है। आधार क्या है? वित्तीय स्थिरता हो, राष्ट्रपति लगाते हैं, और वही है 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से इसको अनुमोदित करना है। और लोकसभा नहीं है तो उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदित करना है। इसको लागू करने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, अनिश्चित काल तक रह सकता है, जब तक उसको रद्द करना पड़ता है। और ये ऐसा है कि एक बार वित्तीय आपातकाल लगा दिया तो चलते रहेगा जब तक आप उसको ख़त्म ना करो, ऐसा है, बार बार उसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। साधारण बहुमत से होगा और राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकता है। इसमें क्या होगा? तो राज्यों को निर्देश दे सकते हैं ऐसा ऐसा करो। यही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें न्यायाधीशों का जो वेतन है उसको कम कर सकते हैं, बाकी और कभी कम नहीं कर सकते आप। और जो भी विधानसभा धन वित्तीय विधेयक पारित करेगी उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। आपातकाल की आलोचना करते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन है, बार बार उपयोग किए जाते हैं, राजनीति का आधार है, संघीय ढांचे को कमजोर करते हैं। ये हमारा आपातकाल हो गया। फिर बनाते हैं एक वीडियो यार, एक ज़्यादा लंबा रहेगा, देख भी नहीं पाओगे, या कमेंट कर देना, बोलोगे तो बना लेंगे, तो पानी ही तो पीना है, भूख भी लग रही तो फिर बनाते हैं। बोलोगे तो फिर कभी
फुर्सत से ना, बाकी एक साथ। वैसे इतना ही बचा है जितना एक क्लास के लिए और है, तो उसको अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। वीडियो कैसा लगा या क्या इसमें और कर सकते हैं वो कमेंट बिल्कुल करना, और पीडीएफ डलवा देंगे ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।